हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये जीके बूस्टर है, मतलब संपूर्ण जीके एक ही कोर्स में आपको मिलेगा। 60,000 प्रश्नों का ये संग्रह है। किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो सब आपको इसी में ही मिलेगा। हर क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर होगा। अच्छे से अच्छी बुक, चाहे वो दृष्टि हो, घटना चक्र हो, रुकमणी हो, ल्यूसेंट हो, यूनिक हो, स्पीडी हो, हर बुक को इसमें कवर किया है। बहुत ही शानदार तरीके से तैयार, हर एक क्वेश्चन आपको विद डिस्क्रिप्शन, आपको विद डिटेल आपको ये समझाया जाएगा। एक क्वेश्चन से ही आपके 3 से 4 आंसर निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नक्शों का एक बंधा हुआ संग्रह क्या कहलाता है। नक्शों का एक बंधा हुआ संग्रह क्या कहलाता है। जो बहुत सारे नक्शों को एक साथ बांध दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है। तो आप देखते होंगे, आप बुक लेके आते हैं तो किस नाम से लेके आते हैं। हिमाकमंडल, भू आकृतिक विज्ञान, एटलस या कंटूर लाइंस। बताइए आप किस नाम से लेके आते हैं। एटलस। तो नक्शे में हुए बंधे हुए संग्रह को क्या बोलते हैं। एटलस बोला जाता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि नक्शों से बंधा हुआ संग्रह एटलस कहा जाता है। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कंटूर लाइंस होती हैं। कंटूर लाइंस किसे कहते हैं अगर आपसे पूछे तो मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। कंटूर लाइंस कहलाती है। और जो भू आकृति विज्ञान होता है उसमें पृथ्वी के धरातल की विभिन्न आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान में क्या होता है, पृथ्वी के धरातल की विभिन्न आकृतियों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। क्या पूछ रहे हैं कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। ब्रुसेल्स है, कैनबरा है, वेलिंगटन है या अंकारा है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। एक बार और सबकी देख लेते हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। और तुर्की की क्या है, तुर्की की अंकारा है। बेल्जियम की क्या है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। तुर्की की अंकारा है। और न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है। अगला क्वेश्चन है नहरों का देश किसे कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है। तो नहरों का देश भारत, जापान, पाकिस्तान या म्यांमार, किसको कहा जाता है। तो नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। नहरों का देश किसको कहा जाता है, पाकिस्तान को कहा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। जापान को क्या कहा जाता है, सूर्योदय का देश। सूर्य उदय होने का देश किसको कहा जाता है, जापान को। स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन सा कहलाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहलाता है म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन सा कहलाता है, म्यांमार कहलाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को कहा जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं, ये तो एक तो ब्रिटेन हो गया, ये पश्चिम का है। और अगर पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन बोले तो किसको भाग बोला जाता है, जापान को। सुकुमार फूलों का देश भी जापान को कहा जाता है। सुकुमार फूलों का देश किसको कहा जाता है, सुकुमार फूलों का देश भी जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है माले की राजधानी क्या है। माले की राजधानी क्या है, अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या मॉरिशस। देखो माले जैसा शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मालदीव में, तो माले की राजधानी क्या है, मालदीव है। इसके अलावा और देख लेते हैं किसकी राजधानी क्या है। केन्या की है नैरोबी, मॉरिशस की है पोर्ट लुइस, अल्जीरिया की है अल्जियर्स और मोरक्को की है रबात। केन्या की क्या है, नैरोबी है। मॉरिशस की पोर्ट लुइस है। अल्जीरिया की अल्जियर्स है। और मोरक्को की क्या है, मोरक्को की रबात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली की राजधानी क्या है। ताशकंद, रोम, वेलिंगटन या ओस्लो। तो ये जो इटली की राजधानी है ये है रोम। इटली की राजधानी क्या है, रोम है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की राजधानी अभी हमने पढ़ी है, वेलिंगटन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। हमेशा पीस, जो शांति का सूचकांक होता है, इसी को ही प्रथम स्थान मिलता है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और यमन की राजधानी साना है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान को चीन का दुख कहा जाता है। चीन का दुख किसको कहा जाता है, टेमहियान, बारलुंगो, होंगो या खेलपांग। तो होंगो जो है वो चीन की नदी है और ये बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा जो अफरा तफरी मचा देती है चीन में, तो ये इसलिए इसको चीन का दुख कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, होंगो नदी को चीन का दुख कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, होंगो। इसके अलावा अगर अब भारत की बात की जाए तो भारत में कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर को पश्चिम
पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और हुगली को बांग्लादेश का शोक कहा जाता है। कोसी को किसका कहा जाता है? कोसी को बिहार का कहा जाता है, दामोदर को पश्चिम बंगाल का कहा जाता है और हुगली को बांग्लादेश का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन है, ओटावा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की ओटावा किसकी राजधानी है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओसावा है। फ्रांस की पेरिस है। नॉर्वे की ओस्लो है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऐसे भारतीय पहले कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया? तो सबसे पहले जो भारतीय थे वो थे मिहिर सेन। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन से? मिहिर सेन। पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है? पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबागो की राजधानी है। त्रिनिदाद और टोबागो की राजधानी है। सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है? रियाद है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम 60,000 प्रश्न करेंगे। इसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, जो विविध का है, मिसैलिनियस, वो स्पोर्ट्स, सब कुछ कवर होगा। साइंस, सब कुछ जो भी जीके में आता है सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। अभी हमने पढ़ा है प्योंगयांग किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। प्योंगयांग किसकी राजधानी है? उत्तर कोरिया की राजधानी है। पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या बोलते हैं? मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या बोलते हैं? हाइरोग्लिफिकस, क्यूनिफॉर्म, हाइटाइट या जैपोटिक। तो मिस्र के जो प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली होती है उसको हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं। जबकि मेसोपोटामिया की लिपि को कीलाक्षर बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को भावात्मक चित्रात्मक लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा जाता है। याद रखिएगा, हिंदी देवनागरी में और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल ब्लाइट किस फसल को विशेषतया हानि पहुंचाता है? बैक्टीरियल ब्लाइट, तो जो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है वो धान को प्रॉब्लम करता है, धान को समस्या पैदा करता है। इसके अलावा गन्ना जो है, गन्ने में रेड रॉट रोग पाया जाता है जिसको गन्ने का सड़न रोग बोलते हैं। गेहूं का काला स्तंभ रोग और कपास का ब्लैक आर्म रोग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कपास का ब्लैक आर्म रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूट नॉट किसकी बीमारी है? आलू, टमाटर, केला, कपास। रूट नॉट टमाटर का रोग है। रूट नॉट किसका रोग है? रूट नॉट टमाटर का रोग है। रूट नॉट किसका है? रूट नॉट टमाटर का रोग है। याद रखिएगा, आलू का सैथेल रोग जीवाणु जनित रोग होता है और केला का वंचिटॉप विषाणु जनित रोग होता है। आलू का सैथेल रोग जीवाणु जनित होता है और केला का वंचिटॉप विषाणु जनित होता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? तो गन्ने की जो फसल होती है वो रेड रॉट बीमारी से ज़्यादा ग्रस्त होती है और ये जो रेड रॉट होता है वो कवक जनित रोग होता है। स्मट गेहूं का कवक जनित रोग है। स्मट किसका है? गेहूं का कवक जनित रोग है। ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? ब्लैक आर्म जो है वो कपास को हानि पहुंचाती है। ब्लैक आर्म किसको हानि पहुंचाती है? ब्लैक आर्म जो है वो कपास को हानि पहुंचाती है। ब्लैक आर्म किसको पहुंचाती है? कपास को हानि पहुंचाती है। और ये जो कपास को हानि पहुंचाने वाला रोग बाजरा का कंड रोग भी कहलाता है। ब्लैक आर्म कपास को हानि पहुंचाने वाला रोग बाजरा का कंड रोग भी कहलाता है। गेहूं की फसल को किस बीमारी से अधिक हानि होती है? तो गेहूं की फसल को इनमें से रस्ट जो रोग होता है, ब्लैक रस्ट जो रोग हो जाता है उससे बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। तो गेहूं की फसल को किस बीमारी से अधिक हानि पहुंचती है? रस्ट, ब्लैक रस्ट नाम से होती है और इसमें मोजाइक केला से संबंधित ये एक रोग है। ब्लास्ट बीमारी किस फसल को हानि पहुंचाती है? ब्लास्ट बीमारी जो है वो चावल को हानि पहुंचाती है। ब्लास्ट बीमारी किसको पहुंचाती है? चावल को। खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है? खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। तो कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक जो है प्रभावित होती है? तो चावल में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। खैरा नामक बीमारी कब किससे होती है? चावल में होती है जिंक की कमी से।
अगला क्वेश्चन है, स्मट नामक बीमारी किस फसल को प्रभावित करती है? स्मट नामक बीमारी बाजरे को प्रभावित करती है और ये कवक जनित रोग है। अगला है, अनाज भंडारों का एक प्रमुख हानिकारक कौड़ा है, वो क्या कीड़ा है, कौन सा है? अनाज भंडारों का सबसे अधिक हानिकारक कीड़ा कौन सा है? तो अनाज भंडारों का एक प्रमुख हानिकारक कीड़ा है खपरा। क्या है अनाज भंडारों का एक प्रमुख हानिकारक कीड़ा? खपरा है। भारत के कुल पशुधन में कितने प्रतिशत पशु अच्छी नस्ल के हैं? भारत के कुल पशुधन में कितने प्रतिशत पशु अच्छी नस्ल के हैं? लगभग 25% पशु जो हैं वो अच्छी नस्ल के हैं। कितने? लगभग 25% पशु अच्छी नस्ल के हैं। भारत में संसार के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत भाग है? तो भारत में कुल पशुधन का 20% भाग है। भारत में पूरे विश्व के 20% पशुधन रहते हैं। मुर्रा शब्द से क्या अर्थ है? मुर्रा किसकी एक नस्ल है? तो मुर्रा भैंस की एक नस्ल है। याद रखिएगा, मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। साहीवाल गाय की नस्ल है, जमुनापारी बकरी की नस्ल है और मैरिनो भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, मेहसाना नस्लें का भैंसें मुख्यतः किस में पाई जाती हैं? मेहसाना नस्ल की जो भैंसें हैं कहाँ पाई जाती हैं? तो मेहसाना नस्ल की जो भैंसें हैं वो गुजरात में पाई जाती हैं। मेहसाना नस्ल की भैंसें कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात में। सुरती किसकी नस्ल है? सुरती भैंस की ही नस्ल है, यह गुजरात में पाई जाती है। और ये एक सुरती एक भैंस की एक नस्ल है और सुरती बकरी को भी एक नस्ल कही जाती है और एक भैंस की भी नस्ल कही जाती है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। रेबीज बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो रेबीज कुत्ते के काटने से होती है, यह वायरल रोग है, इससे मनुष्य एवं पशु सभी प्रभावित होते हैं। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है, जबकि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। ये दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में एक से नीचे एक स्थित छोटे छोटे खेतों पर खेती करने की पद्धति को क्या बोलते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में एक से नीचे एक तक स्थित छोटे छोटे खेतों पर खेती करने की पद्धति समोच्च रेखा कृषि कहलाती है, मतलब समान ऊंचाइयों पर कृषि करना। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से एक के बाद एक दूसरी फसल को एक क्रम से उगाने की विधि को क्या बोलते हैं? फसल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फसल चक्र बोलते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक दूसरी फसल उगाई जाती है, फिर क्रम में उगाई जाती है, उसको मतलब एक के बाद एक दूसरी फसल उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र। इससे फसल की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने 32 क्वेश्चन पढ़े। ऐसे ही वीडियो को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ हम हर सब्जेक्ट का जीके का हर फैक्ट कवर करेंगे। जैसे जैसे इस कोर्स पर व्यू आना बढ़ेंगे तो हम इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।